सो फ्रेंड्स, हम लॉजिक काफ़ी दिन से लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में आपने लॉजिक के काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीख लिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार से देख सकते हैं इसी चैनल पे। अभी आज हम लॉजिक का एक जो अब फाउंडेशन, अब हम सिलोजिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को समझने के लिए उसका जो कह लो बेसिक्स है, वो आज हम एक शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जिनको बार-बार आपको यूज़ करना है, वो चीज़ें ही इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के लिए हमसे मैं आपको याद दिलवा दूँ कि हमने कैटेगोरिकल प्रोपोज़िशन भी पढ़ी थी। सो प्रोपोज़िशन कैटेगोरिकल कब होती है? व्हेन द प्रोपोज़िशन असर्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज़। तो हमने देखा था कि जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि मॉर्टल्स एक कैटेगरी है और एक मैन एक कैटेगरी। तो ऑल मैन आर मॉर्टल अगर हम इसको सब्जेक्ट बोल दें और इसको प्रेडिकेट बोल, यानी ये अगर प्रोपोजिशन है, इसको हमने तोड़ के अगर देखना हो तो ये बेसिकली एक सब्जेक्ट नाम की कैटेगरी के बारे में एक प्रेडिकेट नाम की कैटेगरी क्या बता रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोपोजिशन। तो इस प्रोपोजिशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑल एस आर पी। अब एस में कुछ भी डाल दे रही है, पी में कुछ भी डालते रहिए, वो कोई भी कैटेगरी होगी। ऑल मैन आर मॉर्टल्स, ऑल सोल्जर्स आर पावर्डाइज, ऑल हीरोज आर नॉट पावर्ड, तो कुछ भी डालते रहिए, इसमें भी कोई कैटेगरी आएगी, इसमें भी कोई कैटेगरी आएगी, और ये प्रपोजिशन हमेशा एक स्केलेटल फॉर्म में रहे। इसमें ये ऑल की जगह भी कुछ चेंज हो सकता है, वो सारी डिटेल आपको प्रपोजिशन वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आज हम जिस बात की तरफ बढ़ रहे हैं वो है कि सिलोजिज्म या आर्ग्यूमेंट, क्योंकि लॉजिक का मेन जो हमारा पर्पस है वो है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को, सही आर्ग्यूमेंट और गलत आर्ग्यूमेंट, यानी वैलिड आर्ग्यूमेंट और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं। उसको हम पता करते हैं कैसे कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है या कैसे कोई आर्ग्यूमेंट इनवैलिड। तो ये आर्ग्यूमेंट को वैलिड और इनवैलिड चेक करने के लिए हमारे को एक कोई ग्राउंड चाहिए, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म। अब मैं जिस लाइन को बोल रहा हूँ इसके एक एक वर्ड पे ध्यान देना। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल आर्ग्यूमेंट के लिए मैं पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल शब्द है वो यूज कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल आर्ग्यूमेंट या स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल सिलोजिज्म, एक ही बात। तो हम सिलोजिज्म किसको कहते हैं? कोई भी ऑर्डर्ड आर्ग्यूमेंट, कोई भी फॉर्म्ड वेल फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है उसको हम सिलोजिज्म बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिलोजिज्म की नहीं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट की नहीं, उस आर्ग्यूमेंट की या उस सिलोजिज्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और कैटेगरिकल। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और कैटेगरिकल होना क्या होता है किसी सिलोजिज्म या किसी आर्गुमेंट। इसको बहुत ही तरीके से हम ये करें। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगरिकल सिलोजिज्म में कैटेगरिकल शब्द को पहले देख लो, क्योंकि कैटेगरिकल प्रोपोजिशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन जिस सिलोजिज्म में हो वो कैटेगरिकल सिलोजिज्म होता है, यानी जो सिलोजिज्म कैटेगरिकल प्रोपोजिशन के ऊपर पे। कैटेगरिकल कैसे होती है अभी बात होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म फिर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जब हम कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस को एक खास ऑर्डर में, एक खास फॉर्म में लिख देते हैं। वो फॉर्म क्या है? नॉर्मली आर्ग्यूमेंट क्या उसे हो सकता है? कोई भी प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और फिर कंक्लूजन। अब नॉर्मली इसमें प्रीमाइसेस ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, प्रीमाइस 3 एंड देन कंक्लूजन हो सकता है। उनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है ऊपर। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स ही रहनी है। अब उसके लिए हम समझ रही एक और चीज जिसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ अ सिलोजिज्म। तो टर्म्स क्या होती है सिलोजिज्म की, और फिर प्रीमाइसेस में किस टाइप के प्रीमाइसेस होते हैं।
ये दो चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ पाएंगे। तो हमारे जो कैटेगरिकल स्टैंडर्ड सिलोजिज्म है उसमें हमारे पास मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। तो मेजर, माइनर और मिडल तीन तरह की टर्म्स होती है। मैं अभी बताऊंगा क्या होती है, वो मैं तो मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, ये तीन टर्म्स होती हैं हमारे। और हमारे इन्हीं में से जो बन के आते हैं हमारे मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन। सो मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन, ये तीन तरह की हमारे प्रीमाइसेस होते हैं। और ये तीन टर्म्स, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, तो तीन एग्जैक्ट टर्म्स जिस सिलोजिज्म में हो, जिस आर्ग्यूमेंट में हो, और जिसमें एग्जैक्टली ऐसे ही ऑर्डर्ड वे में मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और फिर कंक्लूजन लिखा हो, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म कहते हैं। जो मुझे अभी और ज्यादा क्लियर करना है कि ये आपने बस याद रख लेना है इस बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिट्रैक्ट करूंगा मेजर माइनर टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस और कंक्लूजन, इस ऑर्डर में रहेगा सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म कोई भी होगा, मैं एक बार लिख के फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे इस तरह के सिलोजिज्म होते हैं, जैसे बहुत सिंपल जो याद करने में आसान, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, तो सोक्रेटिस, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म है। ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, सोक्रेटिस इज। अब ये सिलोजिज्म जो है, इसमें इसको हम प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन कह रहे थे। अब मैं ये कहूंगा कि ये मेजर प्रीमाइस है, ये माइनर प्रीमाइस है और ये कंक्लूजन। इसको मेजर क्यों कहा, इसको माइनर क्यों कहा और इसको क्यों मैंने कंक्लूजन ही कहा, उसकी वजह अभी हम देखेंगे कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है किसी आर्ग्यूमेंट में कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। वो हम आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स से। और ये टर्म्स क्या होती है? जो भी कंक्लूजन है, कंक्लूजन हम सबसे पहले आमतौर पर सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज जनरली अग्रीड कि हम कंक्लूजन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कोई आपको आर्ग्यूमेंट अगर वेल फॉर्म्ड वे में नहीं भी लिखा हुआ, तब भी हम ये समझ लेते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट के जरिए क्या कहना चाह रहा है। आर्गुमेंट किस बात के लिए है, किसकी फेवर में है। तो जिसकी आर्गुमेंट फेवर में है, ये जो आर्गुमेंट के जरिए एजर्ट किया जा रहा है, वही आर्गुमेंट का कंक्लूजन। तो इसको आइडेंटिफाई करना आसान है, हम खुद लिंग्विस्टिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर किसी आर्गुमेंट में फिक्र, चाहे वो कितना ही अनऑर्डर्ड रहे, हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला किस बात को एजर्ट कर रहा है। तो जिस बात को एजर्ट करना चाह रहा है वो है कंक्लूजन। अब इसमें देखिए, कंक्लूजन में एक टर्म आई है सोक्रेटिस और एक टर्म आई है मोर्टल। यहां भी सोक्रेटिस आया है और मोर्टल आया है, लेकिन एक और टर्म आई है, वो है मैन। ये जो मैन टर्म है, ये कंक्लूजन में से गायब है। तो इसका क्या रोल था? इसका रोल इन दोनों ब्रमाइस के बीच में आपस का कोई संबंध इस्टेब्लिश करना, जिसके जरिए हम इस कंक्लूजन तक। तो इस टर्म को हम कहते हैं मिडल टर्म। वो टर्म जो दो प्रोमाइसेस में हो और कंक्लूजन में ना हो। तो एक तरह से ये किसी एक आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी हमारा रहता है कि उस आर्ग्यूमेंट में कोई एक टर्म जो बार बार आ रही हो, दो बार आ रही हो और तीसरी किसी लाइन में ना आ, तो जिसमें वो नहीं आ रही वो लाजमी तौर पे कंफ्यूजन होगा, और जिन दो में आ रही है वो ही होगी मेजर और माइनर। तो वो हमारे प्रमाण हैं, उनमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, वो। तो मिडिल टर्म हमने आइडेंटिफाई किया, जो दो कंक्लूजन में रिपीट कर रही हो टर्म, वो मिडिल टर्म होती है, जैसे कि केस में मैन, ये मिडिल टर्म।
तो मिडिल टर्म का मसला हल हो जाता है हमारा वंस हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखें कि किसी ये अगर तीनों लाइनें मेरे को कि जम्बल्ड वे में भी पढ़ेगी थी तो क्रिटिसिज्म पहले लिखा हो, तो क्रिटिसिज्म मैन बाद में लिखा हो और ऑल मैन आर मॉर्टल बाद में लिखा हो, तो भी मैं इस बात से आइडेंटिफाई कर सकता था कि मैन जो है ये इसमें नहीं आ रहा, बाकी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों प्रेमिस हैं और ये कंफ्यूजन, क्योंकि कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आ, तो कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आई और तो हमने कंफ्यूजन को आइडेंटिफाई कर दिया और हमने मिडिल टर्म। अब बचे हमारे मेजर फॉर्मूले। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जो याद करना है कि जो भी कंक्लूजन का प्रेडिकेट है, दिस प्रेडिकेट ये सब्जेक्ट होता है, तो ये जो प्रेडिकेट है कंक्लूजन का, इस ये प्रेडिकेट हमेशा आपकी मेजर टर्म में से आए। Always the predicate of the conclusion will always contain the major term and that major term जिसकी प्रीमाइस में आती है वो प्रीमाइस मेजर टर्म। जैसे कि यहाँ पे ये होता है मेजर टर्म और ये होती है माइनर टर्म कंक्लूजन में। तो वंस आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया किसी आर्ग्यूमेंट को देख के कि जिसमें मिडिल टर्म नहीं है वो कंक्लूजन है और कंक्लूजन का जो भी सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म है और जो भी कंक्लूजन की प्रेडिकेट है वो मेजर टर्म, और आर्ग्यूमेंट के अंदर जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म आ रही है वो माइनर, और जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म अपीयर कर रही है, कहीं भी अपीयर करेगी, वो मेजर प्रीमाइस। सो यहां से हमने टर्म्स और प्रीमाइसेस सीखी, हमने टर्म्स और प्रीमाइसेस को आइडेंटिफाई करना सीखी है। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, बहुत सारे कंक्लूजन देखो, आर्ग्यूमेंट्स देखो जो जम्बल्ड वे में पड़े हों, जिनमें कहीं एक एक जगह जो मेजर प्रमाइस है वो बाद में पड़ा हो, कहीं भी जम्बल्ड वे में पड़े, आपने उनको देखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जो कहीं रिपीट हो रही है, तो वो एग्जैक्टली दो जगह रिपीट होंगी, दो जगह रिपीट होंगी, तीसरे में वो नहीं मिलेगी। जिसमें वो नहीं मिल रही वो आपका कंफ्यूजन है और जो टर्म रिपीट हो रही है वो मिडिल टर्म। और जैसे ही आपने ये तीन चीजें आइडेंटिफाई कर दी, तो जिनमें मिडिल टर्म आ रही है वही दोनों प्रोमाइस, और प्रोमाइसेस में से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है ये पता करना। सेकंड स्टेप ये है, इस स्टेप के लिए आपको देखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट की जगह पे आ रहा है वो जहां भी रहेगा, वो यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, ये फॉर्म बात है आगे करेंगे, वो कहीं भी रहे, वही प्रोमाइस मेजर प्रोमाइस होगा जिसमें कंक्लूजन का प्रेडिकेट। सो कंक्लूजन का प्रेडिकेट यहाँ आया, ये टर्म है मॉर्टल, कब का मॉर्टल है हमारा मेजर टर्म। मेजर टर्म यहाँ आ रही है, तो मेजर टर्म ऊपर कहाँ है, इस वाले में पहले बात में, तो यही मेजर प्रोमाइस है। और माइनर टर्म कौन सी है, माइनर टर्म है जो सब्जेक्ट है, सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस सब्जेक्ट है, माइनर टर्म है, तो माइनर टर्म ऊपर कहाँ आ रही है, देखो वो उसमें नहीं आ रही, जिसमें वो आ रही है वही माइनर टर्म। सो मेजर टर्म, मेजर माइनर टर्म, इनको आइडेंटिफाई कर लेने के बाद आप मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनके अलावा जो कॉमन है वो आपकी मिडिल टर्म है, जैसे कि यहाँ पे मैन है, और कंक्लूजन की निशानी यही है कि उसमें मिडिल टर्म नहीं। अब ये 4-5 चीजें करने के बाद आप ऑलमोस्ट एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि इसका मतलब प्रोपोजिशनल जो आर्गुमेंट है, प्रोपोजिशनल जो सिलोजिज्म है, वो हमेशा ही स्ट्रक्चर में बंधा हुआ होता है, वो स्ट्रक्चर से इधर उधर नहीं जाता, बहुत ही हार्ड बाउंड स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म, हमारी वो फॉर्म है जिसमें मेजर प्रोमाइस पहले लिखा जाएगा, माइनर प्रोमाइस बाद में लिखा जाएगा और लास्ट में मिडल। जब आपको एक्सरसाइज दी जाती है या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो अक्सर वो जम्बल करके लिख देते हैं, आपको ढूंढ के लिखना होता है। तो तरीका मैंने बता दिया है, इसलिए कि जो आपको चीजें टेक अवे की तो आप पे याद रखनी है वो है
ए मेजर टर्म, माइनर टर्म और मेजर प्रोमाइस, माइनर प्रोमाइस और मिडल टर्म। सो मिडल टर्म कहाँ नहीं होगी? कंक्लूजन में नहीं। जिसमें मिडल टर्म नहीं है, जिसमें रिपीटेड टर्म नहीं है, वो कंक्लूजन है, और जिनमें रिपीटेड टर्म हैं वो प्रोमाइस। उन प्रोमाइसेस में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। मेजर को आप पहले लिखना है, माइनर बाद में लिखना है, और कंक्लूजन को तीनों। तो ये दोनों के बाद ये आप जब आप इस स्ट्रक्चर में किसी को बांध देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म आपको एक स्टेप ये है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और जिसको आपको बिल्ड करना चाहिए, आना चाहिए कि कोई भी सिलोजिज्म आपको इधर उधर करके लिख दिया जाता है कि माइक वन तो माइक क्लियर मेजर तो माइक माइनर प्रोनाउंस इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये एक्सरसाइज आपको बार बार कर लेनी, और इस एक्सरसाइज के साथ ही एक वो इंफॉर्मेशन जो इसी में से हम ड्रॉ कर, हमारे पास प्रोपोजिशंस कितने टाइप की, ये हम पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये सारा। ये क्लैरिटी लेनी तो दोबारा जा सकता है। हमारे पास 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशन हैं, ए, ई, आई, एन। तो इनमें से कोई भी ए हो सकती है, ये सारी सारी जगह हो सकती है, यानी ये ए हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी। इसी तरह ये भी ए, ई, ए, ओ, तीनों में से कोई भी टाइप। इसी तरह कंक्लूजन भी ए, ई, आई, ओ टाइप कोई भी प्रोपोजिशन जरूर हो। तो इसका मतलब हमें तीन तीन जगह के ऊपर तीन के कॉम्बिनेशन में इन्हीं चारों में से कोई अपीयर करेंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि आपका एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जिसमें पहली प्रोपोजिशन या मेजर प्रोमाइस हो वो ए हो, दूसरा प्रोमाइस मान लीजिए फिर से ए हो, और मान लो तीसरा भी ए। तो ए, 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 यानी तीनों ही जो उसके मेजर प्रोमाइस है, माइनर प्रोमाइस है और उसका कंक्लूजन है, वो तीनों ही यूनिवर्सल एफर्मेटिंग प्रोपोजिशन। तो वो अ, कुछ जो स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स हमारे जो अ, हम पॉपुलरली जानते हैं, उनमें आपको बहुत जगह पे ये फॉर्म दिख गए। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि ये ई हो, ये ए हो, ये भी ए। फिर ये हो सकता है ये आई हो, ये ए हो, फिर ये ओ हो, ये भी ए हो। ये- आप देख रहे हो क्या हो रहा है? बेसिकली आपके ये सारी पॉसिबिलिटीज और ये सारी इनके कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं? You have exactly 4 types of composition and they can be arranged into 3 premises each. तो कितने कितने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म इससे बन सकते हैं? इसके लिए हमारे को दुनिया जहान के सिलोजिज्म देखने की जरूरत नहीं है। हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, और इसके हमें 3 के ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें रेपिटेशन अलाउ। तो कैसे क्या बन जाएंगे? 4 रेज टू पावर, ये जो बन जाएंगे ये पॉसिबल आगे, ये टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? दैट विल 4 रेज टू पावर, यानी कि ना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 कॉम्बिनेशन ये वाले पॉसिबल। तो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, ए ए ए, ई ए ए, आई ए ए, ओ ए ए। तो हम देख रहे हैं कि लॉजिक अब लैंग्वेज से कितना आजाद होता जा रहा है कि हमें सिर्फ इससे कोई मतलब ही नहीं है कि इसके अंदर ऑल मेन आर मॉर्टल लिखा हुआ है या ऑल डॉग आर एनिमल्स लिखा हुआ है या ऑल कैट्स आर मैमल्स लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। हमें मतलब तो इस बात से है कि ये एक ए टाइप प्रोपोजिशन। तो इसका मतलब अगर हम लॉजिकली इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें, और ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें पता लग गया कि 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके, जिसमें ए, ई, आई, ए ए ए, आई ए ए, ये इस सिलोजिज्म की फॉर्म हो सकती। तो इसको कहते हैं सिलोजिज्म का मूल। तो ये अनदर टेक्निकल टर्म है जो अभी आपको बात कर लेनी है कि सिलोजिज्म की मूल हो। तो हम किसी सिलोजिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे ये सिलोजिज्म अगर हम कहें तो इसमें एक छोटा सा पेज है जिसको अवॉइड करने के लिए मैं सिलोजिज्म चेंज करता हूँ। इसमें एक पेज है जिसके ऊपर अलग एक चलता है, तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग इट। तो मैं ये मान लेता हूँ कि कोई और
all animals just to make it most simple as possible. मैं इसका एक सिलोजिज्म ऐसा बना रहा हूँ, मेरा आपको थोड़ा-सा अजीब लग सकता है लेकिन सिलोजिज्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैं कह रहा हूँ ऑल डॉग्स आर mammals और all cats are mammals। तो इसका कंक्लूजन अगर हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से देखें, तो अगर ये मेजर टर्म है, तो मैं इसमें मिडल टर्म क्या हो जाएगी जो दोनों में यानी मैमल मिडल टर्म। डॉग्स और कैट्स जो है इनमें से कोई एक मेजर टर्म है, दूसरी माइनर है, यानी अगर हम मान लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, तो ये मेजर टर्म है और ये माइनर टर्म। इसका मतलब जो हमारा सिलोजिज्म बन जाएगा, वो हमारा रिजल्ट जो है वो ये ड्रॉ हो सकता है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब आप कहेंगे कि सारी बिल्लियां कुत्ते थोड़ी होती, तो ये सिलोजिज्म इनवैलिड है। लेकिन क्या हम हर चीज में ऐसे ही चेक करेंगे लैंग्वेज के जरिए? लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं लॉजिक हमारे को कोई ऐसा टूल दे दे जिससे हम किसी सिलोजिज्म को देखते ही बता पाएं कि ये सिलोजिज्म जो है ये वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक मेथड डिवाइड किया है। लॉजिशियंस ने सदियों में एक मेथड डिवाइड किया है कि वो ये कहते हैं कि हमें एक बात के ऊपर मीनिंग्स के अंदर नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में से क्या है। ये है ए डाइक्सिलो और ये है एट आई और ये भी है एट। तो ये इस सिलोजिज्म को कहा जाएगा, इस सिलोजिज्म का मूड है ए ए ए। इसको बोलते हैं मूड ऑफ द सिलोजिज्म, मूड ऑफ सिलोजिज्म। क्यों मूड बोला होगा? बहुत ही पुरानी बहसों में जाने वाली बात है। तो अभी हमें टेक्निकल टर्म के तौर पे इसको समझो। इस सिलोजिज्म का कोई मूड होता है, तो वो मूड इस केस में ए मूड। अगर ये ई होता, ये आई होता, ये ओ होता, ये ओ टाइप कोई चीज होती, तो हम कह सकते हैं ये ई आई ओ इसका मूड है। राइट। एक चीज अभी आपने और देखी है, तो क्या एक बार मूड वाले मामले को एक बार ठीक से दिमाग में बिठा लो। कोई कोई भी और ई आई ओ आई यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं कह देता हूँ इसको मैं ई बना रहा हूँ, तो मैंने बना दिया नो डॉग आर मैमल। और इसको मैंने आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बनाना है। मैं यहाँ पे कह दूंगा हम कैट्स आर मैमल। और इसको अगर मैंने ओ टाइप बनाना है, तो यहाँ पे बन जाएगा हम आर। यहाँ पे छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट। अब ये देखो, नो डॉग्स आर मैमल, सम कैट्स आर मैमल्स एंड सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। अब ये एक आर्गुमेंट है, मान लीजिए आप इसके मीनिंग पे बच जाइए भी, लेकिन इसको हम कहेंगे कि इस आर्गुमेंट का मूड क्या है, ई आई। तो हमारा एक अनदर मूड बन गया आई। ऐसे करके 64 मूड। तो अब ये हो गए मूड्स। एक चीज और है जो बड़ी स्टैंडर्ड है, जो इसके फॉर्मल स्ट्रक्चर से साथ संबंधित है। जैसे एक बात तो स्ट्रक्चर में ये संबंधित है कि टाइप ऑफ प्रोपोजिशन का ऑर्डर क्या है, और दूसरा ये बात जिसको हम अगला टर्म आपको याद करनी है, टेक्निकल टर्म है, तो हम बोलते हैं फिगर ऑफ द प्रोपोजिशन। तो फिगर याद करनी, फिगर क्या होती है? चार किस्म की फिगर पॉसिबल है। मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ फिगर। फिगर ऐसे बनती है कि आपका कोई कॉम्बिने ये हो सकता है कि अगर मैं कंफ्यूजन लिख देता हूँ, सपोज एट ऑल एस पी, राइट। तो इसका मतलब एस जो है ये हमारे कंफ्यूजन का
सब्जेक्ट टर्म है तो ये आएगी माइनर टर्म, जो भी आपका माइनर टर्म है। और ये आपके मेजर प्रोमाइक का कोई भी टर्म है तो ये मेजर प्रोमाइक भी कहीं भी हो सकता है। तो मैं इसको मान लूँ यहाँ नहीं, तो जो ये दो जगह बची यहाँ पे मिडल टर्म, क्योंकि मिडल टर्म होगी तभी कोई सिलोजिज्म वैलिड हो। तो इसका मतलब सिलोजिज्म ऐसे ऐसे दिखते होंगे अगर उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स की सेंस में कहें तो मेजर टर्म कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर प्रोमाइस हुए और कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर प्रोमाइस। अब फॉर्म के लेवल पे, इसकी शक्ल सूरत के लेवल पे, स्ट्रक्चर के लेवल पे अगर आप ध्यान से देखो, ये तो नहीं हम हिला सकते, इसका सब्जेक्ट टर्म और प्रोमाइस प्रेडिकेट तो एक ही जगह रहेगा, लेकिन यहां जगह बदल सकती। ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा सिलोजिज्म हो जिसमें पी को रहना है मेजर टर्म के अंदर, लेकिन कहाँ रहना है ये फिक्स। जो इसका कंक्लूजन का पी है, प्रेडिकेट है, उसको रहना पड़ेगा मेजर टर्म्स के अंदर, लेकिन वो यहां भी हो सकता है तो यहां भी हो। कोई एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पी यहां हो तो फिर एम यहां चला जाए, और एस जो है उसको मान ली टी अभी ये नहीं है, ये भी कोई सिलोजिज्म हो ही सकता है, राइट। इसी तरह एक सिलोजिज्म हो सकता है, मैं चौथा नीचे बनाता हूं, मैं तीन, जिसमें मान लो दोनों की मिडल टर्म इधर आ जाए और पी और एस में एम पी और एन एस, दिस विल बी एस एंड पी ही रहेगा। सो आप ध्यान से अगर देखें तो ये मिडिल टर्म की लोकेशन मूव कर रही है इस तरह। एक कॉम्बिनेशन और अभी पॉसिबल है, मैं वो भी बना रहा हूं। तो देखें, देखो आप क्या कर सकते हैं हम, कि मिडिल टर्म उधर शिफ्ट हो जाए ऊपर वाले में, यानी मिडिल टर्म यहां नहीं आए, प्रेडिकेट टर्म यही चले जाए, और नीचे वाले को हम इंटरचेंज कर देते हैं, कंक्लूजन फिर भी नहीं रहेगा ऐसा है। इसमें मिडिल टर्म यहां। अब आप ध्यान से देखो, मिडिल टर्म ये 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 और ये, तो इनको अगर मैं यहाँ पे प्रिसाइसली बनाऊं तो ये ऐसी कुछ बना रहे हैं कि ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ये चार लोकेशंस पॉसिबल हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म ऐसे मूव कर सकती है, या तो ऊपर वाले में मिडिल टर्म सब्जेक्ट पे रहे, नीचे वाले में प्रेडिकेट पे रहे, मेजर में मिडिल टर्म प्रेडिकेट पे, माइनर में भी मिडिल टर्म प्रेडिकेट पे। और एक पॉसिबिलिटी है कि मेजर में मिडिल टर्म सब्जेक्ट पे और माइनर में भी सब्जेक्ट पे, और एक पॉसिबिलिटी है कि मेजर में मिडिल टर्म प्रेडिकेट पे चली जाए और माइनर में सब्जेक्ट पे। इससे चार किस्म की शक्ल बन जाती है, चार स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, और ये चार ही पॉसिबल। अब हमारे पास तो कि ये चीजें फिक्स है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट फिक्स है, मिडिल टर्म फिक्स है, तीन टर्म हमने फिक्स कर ली थी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड मिडिल टर्म, तो उनके यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। फर्दर अब ये चारों फिगर्स में हमारे मूड्स क्या कितने पॉसिबल हैं, यानी ये ए हो सकता है, ये ए हो सकता है, ये भी ये ए हो सकता है, ये ई हो सकता है, ये आई, और ये ई हो सकता है, ये ओ हो सकता है, ये आई हो, ये देन एंड ओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर 64 पॉसिबिलिटीज, ए आई, अभी अभी पीछे 64 पॉसिबिलिटीज। तो 64 पॉसिबिलिटीज कैन बी अरेंज्ड इन दी फोर, इनको बोलते हैं फिगर्स। तो ये है फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, ये थर्ड फिगर, और ये फोर्थ। तो चार फिगर्स के अंदर, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, इन चार फिगर्स के अंदर 64 कॉम्बिनेशंस ऑफ ए या मतलब तीन तीन के जो मूव है, तो 64 मूव कैन बी अरेंज्ड इन फोर फिगर ईच। हर मूड की क्या फिगर हो सकती है, यानी ए फिगर है वो भी इसमें हो सकता है, इसी में ये ए ई आई भी हो सकता है, इसमें ई आई ओ भी हो सकता है। सो
जितने भी 64 कॉम्बिनेशन हैं वो इसमें भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे। तो यानी कि 4 हमारे पास फिगर्स आ गई, 64 हमारे पास मूड्स आ गए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाता है 256। तो ये 256 कॉम्बिनेशन ऑफ सिलोजिज्म्स, टाइप ऑफ सिलोजिज्म और सिर्फ इतनी। अगर आपने दुनिया के किसी भी आर्गुमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म सिलोजिज्म में कन्वर्ट कर दिया और उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इन 256 में से कोई बाहर, तो वो हमेशा इन 256 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वो ए, ई, आई या ओ प्रोपोजिशन से मिलके बना होगा। इन प्रोपोजिशंस के 64 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो इन्हीं में से किसी कॉम्बिनेशन में आएगा। फिर हर कॉम्बिनेशन के 4 पॉसिबल फिगर हैं, वो इनमें से किसी फिगर में भी होगा। इसका मतलब वो 256 से बाहर नहीं। तो हमने आर्ग्यूमेंट को उसके स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर देखना शुरू किया, तो हमें पता चला कि इसमें लैंग्वेज का मीनिंग का कोई लेन देन, आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी उसके इन 256 कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन में हो। अगली की चीज है जो हम आगे करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे बिकॉज इसको डाइजेस्ट करना, वो ये करेंगे हम कि इन 256 में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सिलोजिज्म वैलिड है। यानी हम हर सिलोजिज्म को ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा कंसाइज इसको कर रहा हूं जो भी हमने अब तक पढ़ा। तो हमारे पास मूड्स कितने हैं? 256 और सॉरी 64 मूड्स हैं। तो कोई भी एक मूड कोई अगर आप उठाते हो ई आई ओ, तो ई आई ओ जो है वो फर्स्ट फिगर में है या सेकंड फिगर में है या थर्ड फिगर में है या फोर्थ फिगर में है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। वो इनमें से किसी 4 फिगर्स में से कोई एक फॉर्म लेगा। कोई भी ई आई ओ है, फिर इसी तरह ए आई ओ, ए ई ई, ए ओ ओ, ओ ओ, सारे कॉम्बिनेशंस, हर कॉम्बिनेशन इन 4 फिगर्स में अपीयर करता है। तो हम जब भी किसी सिलोजिज्म को देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो ई आई ओ है या ए ई ई है। यानी उस सिलोजिज्म को हमें सिर्फ देखना है, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, फिर उसको केवल देखना है। देखते ही ये भी पता चल जाएगा कि उसका मेजर प्रेमाइस क्या है, ए है या आई है या ई। इसी तरह उसका माइनर प्रेमाइस क्या है, ए ई आई या ओ। फिर उसका कंक्लूजन क्या है, ए ई आई। जो भी हो हम लिख देंगे। हमने मान लो कोई हमारे सामने आया, हमने कहा ये तो ए आई ओ, ठीक, ए आई ओ। लेकिन इसके साथ ही हमें ये देखना है कि ए जो है उसमें मिडिल टर्म कहाँ है, आई में मिडिल टर्म कहाँ। इससे हमारे को पता चल जाएगा कि वो सिलोजिज्म जो है वो फर्स्ट फिगर में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो साथ में हम लिख लेंगे उसकी फर्स्ट में। कोई दूसरा हो सकता है जिसमें ए आई ओ सेकंड फिगर, फिर ए आई ओ थर्ड फिगर। तो ऐसे कोई भी हो, वो फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर में हो सकता है। अब हमारे को जो हम अगली वीडियो में काम करेंगे वो ये करेंगे कि इनमें से कौन सी फॉर्म वैलिड आर्गुमेंट दे। आर्गुमेंट की वैलिडिटी का लेना देना सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म से है। अगर वो फॉर्म में वैलिड फॉर्म है तो आर्गुमेंट वैलिड होगा। वो जो भी ट्रूथ एजर्ट कर रहा है वो वैलिडली उसके प्रेमाइसिस में से फॉलो कर रहा है, ऐसा मान। और अगर वो इनवैलिड फॉर्म्स जो हैं इन 256 में से सारी वैलिड नहीं, सारे आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं, इनमें से कुछ वैलिड है, कुछ इनवैलिड। और आपको आसानी के लिए बता दूं कि 256 में से 16 आर्ग्यूमेंट ही ऐसे हैं, 16 आर्ग्यूमेंट्स ओनली व्हिच आर एक्चुअली वैलिड। तो 16 आर्ग्यूमेंट्स वैलिड फॉर्म हमें समझनी है। और उनके अलावा जो भी फॉर्म्स हैं वो सारी इनवैलिड फॉर्म्स हैं। अगर उनमें से कोई सिलोजिज्म किसी इनवैलिड फॉर्म में आ रहा है या वैलिड फॉर्म में नहीं आ रहा, वो इनवैलिड। सो अब हमने लॉजिक का जो जो सबसे कह लो फाउंडेशनल काम है, वो यहाँ पे हम एक तरह से कह लो कि फाउंडेशन की सारी बेसिक चीजें हमारे पास आती हैं। मेजर टर्म, माइनर टर्म, मेजर प्रोमाइस, माइनर प्रोमाइस, कंफ्यूजन, फिगर, मूड, ये इसके सारे और प्रोपोजिशन की टाइप ए ई आई ओ, ये सारी हमारे पास टूल बॉक्स में अब आ जानी चाहिए। इससे अगली वीडियो देखने से पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जब मैं ए कहूँ तो आपके दिमाग में ये ना आए कि ए क्या, आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए ए का मतलब अफर्मेटिव यूनिवर्स।
पोजीशन, दूसरा टाइप ऑफ पोजीशन। तो इसकी आपको आदत एक जो है वो बनानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इतना फाउंडेशनल काम को डाइजेस्ट करें, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेगा वो है बेसिकली हाउ टू डिस्टिंग्विश वैलिड आर्गुमेंट्स फ्रॉम इनवैलिड, यानी कि वैलिड आर्गुमेंट की वो लिस्ट क्या है, वो फॉर्म क्या है जो वैलिड और वो क्यों वैलिड है, उनके ऊपर आगे बात करेंगे। वेन डायग्राम्स वो भी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो पहले इसको डाइजेस्ट। थैंक यू।